तो लगातार 57 सीटों के समीकरण और साथ ही साथ क्या मुद्दे वहां पर हैं, किस तरह का वोटिंग परसेंटेज जब तक का रहा, ये समीकरण हम समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। विजय राठी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए संक्षेप में जरा। देखिए, मैं ये बोल रहा था आपसे कि जो इस समय चुनाव चल रहा है वो संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। क्योंकि अगर ये सरकार रही तो कुछ दिन में जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सबको बेच करके आरक्षण अपने आप ही खत्म कर देंगे। तो ये चुनाव उस चीज को ये चुनाव उस चीज को बचाने का है जो पेपर लीक उत्तर प्रदेश सरकार जब से है, और जितने पेपर लीक हो गए और जितने लड़के हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे घर परिवार से गरीब हैं और जिन्होंने आत्महत्या कर ली लटक करके, उनको, उनके परिवार को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश को वाकई में बचाने का चुनाव है। इस बात से मैं सहमत हूं, इनकी जो राजनीतिक विश्लेषक सूर्य प्रकाश जी ने बोला कि देश के भविष्य का चुनाव है, ये सही बात है। और एक और चीज इसमें मैं जोड़ दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे उस पर अभी तक वोट नहीं मांगी। इन्होंने कहीं जाकर के प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हमने स्मार्ट सिटी बना दी, इसके नाम पे वोट दे दो, हमने करोड़ों रोजगार दे दिए, इनके नाम पे वोट दे दो। और पश्चिम में मैं बता दूं, पश्चिम में आए थे, चूंकि मैं पश्चिम का रहने वाला हूं, तो फिर पश्चिम में भी ये नहीं कहा, सजग रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, गड़बड़ी की बात कही जा रही है। उसका मैं जवाब दे दूं आपको, चूंकि हम लोग काउंटिंग में और इन सब चीजों में रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ करते हैं उस समय पे। वो तो ये समझ लीजिए, मैं 1 सेकंड बस टाइम लूंगा आपसे। 2022 में विधानसभा चुनाव था, जिस विधानसभा में मैं बैठा हूं 1952 के बाद से जब से चुनाव है, पहली बार समाजवादी जीती और यहाँ से फायर ब्रांड संगीत सोम को हराया। और अगर हम ना होते मजबूत, अगर हम मजबूत ना होते तो उसमें भी ये काउंटिंग में हमारे साथ गड़बड़ करते। अधिकारियों को निर्देश रहता है, ये अधिकारियों को निर्देश रहता है। देखिए मेरे बड़े भाई हैं राठी साहब, और आप देखिए अभी आपने यहाँ पर जो 24 का चक्रवर्ती लगा रखा है, इसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी हैं और नड्डा साहब है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं और आपका केजरीवाल जी है। लेकिन अखिलेश जी ने यहाँ टोपी पहन रखी है और ये टोपी पहनते पहनते अब गमछे पे आ गए हैं, गले में डाल रखा है। एक और बात इन्होंने बोली आरक्षण बचाने की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राठी साहब, जरा मुझे बताइए, आप पिछड़ों की राजनीति करते, सुनिए ना 2 मिनट शब्द, मेरा प्रश्न सुन लीजिए साहब, 2 मिनट आप मुझे ये बताइए। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, आप मुझे ये बताइए कि भैया कौन सी पार्टी ने, चलो केबीसी खेल के बताओ, कौन सी पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया? 4% का आरक्षण धर्म के आधार पर दे दिया, कौन सी पार्टी ने दिया? आप पिछड़ों का नेतृत्व करते हैं ना, आपने पीडीए की बात की, पिछड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं ना, तो आप ये कैसा नेतृत्व कर रहे हैं कि पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को पीछे से बैकडोर से वो आरक्षण दे रहे हैं और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं? बताइए ना मुझको, और भी मेहमान है, एक बताइए ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमोद स्वामी जी, प्रमोद स्वामी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजय राठी जी, शिवप्रकाश राठी जी, ठीक है। एक मिनट प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रमोद जी, ठीक है, राठी साहब, ठीक है, ठीक है, लौटेंगे। एक बार ओपनिंग कमेंट हो जाए, एक बार ओपनिंग कमेंट हो जाए सबके। सर वैसे बहुत गर्मी है बाहर, जानकारी के लिए 5 बजे से एग्जिट पोल हमारे होंगे, 5 बजे से एग्जिट पोल हम दिखाएंगे, उसके लिए भी थोड़ी ताकत आप लोग भी बचा कर रखिए। और राठी साहब तो आएंगे ही, कांग्रेस हालांकि नहीं शामिल हो रही है, लेकिन राठी साहब आएंगे, ऐसी जानकारी है। प्रमोद स्वामी जी, मैं आऊंगा, राठी साहब प्लीज प्लीज। प्रमोद स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे है, पूर्वांचल मैं राठी जी फिर यहीं रह जाएंगे, दिक्कत ये है, मैं वापस आ जाऊंगा, सेकंड राउंड में आप अपनी बात कह लीजिएगा। प्रमोद स्वामी जी, पूर्वांचल में टक्कर कड़ी मिली थी, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, इन लोगों ने पिछली बार खेल कर दिया था, इस बार वापस आए हैं, क्या समीकरण दिख रहे हैं? मैं राठी साहब आऊंगा, एक बार प्लीज रुक जाइए। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है जो आने वाले समय में देश की दशा और दिशा को तय करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकासमूलक कार्य भी किए हैं और भारतवर्ष की आध्यात्मिक विरासत को बचाने का काम भी जो है मोदी जी ने किया है। और हमारे मित्र अभी कह रहे थे ओबीसी के आरक्षण की बात, तो अभी हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया है, जिस निर्णय में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि ओबीसी के कोटे का आरक्षण जो मुसलमानों को दिया गया है ममता बनर्जी की सरकार ने, उसके ऊपर में घोर आपत्ति की है और वो जो नौकरियां दी है उनको उन्होंने उसके ऊपर में घोर आपत्ति की है।
तो आज आप जो ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की बात, ओबीसी की वकालत कर रहे हैं, तो ओबीसी के कोटे का आरक्षण आप मुसलमान समाज को दे रहे हैं, जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर, आपको इतनी आपत्ति है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, वो तो आपके सहयोगी है ना, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, तो क्या गठबंधन तोड़ देंगे? देखिए ऐसा है कि देखिए इंडिया अलायंस के भी नेता जो है वो सनातन की तुलना जो है करुणा से करते हैं, डेंगू से करते हैं, मच्छर से करते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी ने इंडिया अलायंस के उन नेता को जो डीएमके के नेता है, क्या उनको पार्टी से बाहर कर दिया, इंडिया अलायंस से बाहर कर दिया? उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो कहते उस पर आपने हैं कहा था कि वो मजबूरी का गठबंधन है, तो ये गठबंधन उसी हिसाब से आपका भी मजबूरी का हो गया। तो क्या उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को अपने पद से हटा दिया? तो कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता वरुण पुरोहित जी नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस से बैठक भी कर रहा है आज 3 बजे। आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तैयारियां हैं बैठक को लेकर, क्या समीकरण है ये भी बताइएगा, लेकिन साथ ये भी समझाइए कि कई राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सीटों को कम किया है, कुर्बान किया, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा में आपने सीट दी, गुजरात तक में आपने सीटें दे दी, उत्तर प्रदेश में भी आपने अलायंस किया कई सीटों को कम करके। तो इन कुर्बानियों का फायदा आज या 4 जून को मिलने वाला है, ऐसी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? स्वामी जी का जवाब दे दूं। पार्टी गठबंधन की बातें कर रहे थे, जब देवेगौड़ा के पोते के ऊपर इतना संगीन आरोप लगा तो छोड़ देते आप में एथिक्स और मोरालिटी थी तो छोड़ देते वह गठबंधन, पर नहीं तोड़ा आपने, उसका जवाब दे ही दिया कि सबको मजबूरी हो रही। देखिए ये चुनाव जो है ना, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं और मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं, क्योंकि जनता इतनी उदासीन है। आज का देश जो हमारा इतना डेवलप हो गया, इतनी लिटरेसी रेट हो चुकी है, उसके बाद अगर 60-65 वोटिंग हो रही है तो बड़ी चिंताजनक बात है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। अगर किसी का क्रेज होता है नेता का, और भारत में अगर उदासीनता नहीं होती वोटर में, तो 80%, 85%, 90% वोटिंग होनी चाहिए। भी हो सकता था कि अगर जनता नाराज होती तो खुलकर बाहर आकर वोट करती, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। दोनों परिस्थितियां नहीं, लोग उदासीन है। और दूसरा, मैंने 4-5 दिन से मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, पहले भी उठाया था जब प्रोग्राम आया था चुनाव आयोग का, कि सबको पता है जेठ के महीने में गर्मी रहती है, 9 तपा भी आता है, तो हजारों साल से ज्योतिष नहीं बता रखा है, ज्योतिष में भी हमारे है। तो ये प्रोग्राम किस हिसाब से बनाया? 50-50 सीट का चुनाव कराओगे आप पूरे देश में, तो फिर कहां से आगे बढ़ोगे आप? लेकिन ये देखने वाली बात बताइए, एग्जिट पोल से ऐसी क्या नाराजगी? नहीं, तब एग्जिट पोल से कोई नाराजगी नहीं। अब लिया होगा डिसीजन, वो ले लिया, मैं तो आ गया ना आपके पास, मेरे को तो किसी चीज की नाराजगी किसी से नहीं है। नहीं तो अभी तो मैं एग्जिट पोल पे बात भी नहीं कर रहे ना, आप तो नॉर्मल चर्चा के लिए आए हैं। एग्जिट पोल के लिए मना किया है ना कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, एग्जिट पोल में भी हूं मैं, शाम को सारे चैनल्स में आप देख लें। कांग्रेस पार्टी का देखिए, इस सब कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक मंच है, उसमें जो अब मान लीजिए साल भर बाद दूसरे लोगों के हाथ में होगा वो मंच, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो डेमोक्रेसी यही तो होती है, पुलिस या गवर्नमेंट या मिलिट्री मुस्कान है। लेकिन और 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तनु जी, आपके पास आते हुए, इस बार का चुनाव, और हमने देखा कि शुरुआत से ही मुद्दे काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आए। एक पर्सपेक्टिव इसको लेकर के ये भी आया कि चुनाव बहुत ज्यादा लोकल हो चुका है अब, क्योंकि कुछ घंटे के बाद ये जो चुनावी शोर है पूरी तरीके से थम जाएगा, चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बड़े मुद्दे आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ तो देश की जनता वेट कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में काम किए उस पर वोट मांग लेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह लें या नेता कह लें, वो तमाम काम गिनवा रहे थे, लेकिन मोदी जी मंच से इन कामों पर वोट नहीं मांगते। वो किसकी बात करते हैं? वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, वो मस्जिद की बात करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां जेपी नड्डा और यहाँ पर हमारे अमित शाह जी खड़े हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और ये केजरीवाल जी खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि ये एक साथ क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े नहीं हो सकते? अगर तानाशाह के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, वो प्रज्वल रेवन्ना जिसकी हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उस पर आपकी हंसी नहीं छूटती, लेकिन आपकी अभी बहुत हंसी छूट रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी खड़े हैं। राहुल गांधी जी वो है जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बेटियों की अस्मिता की बात है, बेटियों के रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन आपकी मुस्कुराहट फिर भी बंद नहीं हो रही, क्योंकि आपके जो पार्टी में नेता है वो बलात्कारी भी हैं। और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आप लोग नहीं बोलेंगे, आरोप तय हो गए हैं, लेकिन आप लोग स्वाति मालीवाल पर बोलने आए। स्वाति मालीवाल जी तो पढ़ी लिखी हैं, एक रेपुटेटेड पोजीशन पर है, वो अपना हक ले सकती है, लेकिन वो महिलाएं जो दलित बेटी के साथ एमपी में हुआ, आप उस पर नहीं बोलेंगे। आपको किस पर बात करनी है? आपको बात करनी है मोदी जी ने ये विकास किया, आप आके विकास गिनवाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस पार्टी, बाबरी ताला लग जाएगा।
किस साले की बात करते हैं आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि हमें मुसलमानों से लेना देना नहीं है, हमें दलितों पिछड़ों से लेना देना नहीं है, हम किसी आरक्षण की बात नहीं करते, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप सीधा बोल दीजिए कि हम विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप लोग ही तय कर लीजिए ना, आप ही बन जाइए सब कुछ। लेकिन तनु जी, जो हाईकोर्ट का फैसला है बंगाल में, क्या अब वो इस बात के सबूत नहीं देता है या एक बीजेपी को मुद्दा नहीं देता है कि जो ओबीसी का आरक्षण था वो क्लास सी का उठाकर मुसलमानों को दिया गया और उसमें 90% तक जो रिजर्वेशन है मुसलमानों के हिस्से में गया है? क्या ये फैक्ट नहीं है तनु जी? देखिए, आरक्षण देना और ये इनकी अपनी बातें हैं। मैं आपसे मैं हाईकोर्ट के फैसले पर कर रहा हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस कर ही नहीं रहा। माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया ठीक है, हम उसके हाथ जोड़कर उनको अभिनंदन करते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि जब ये मुसलमान की बार बार हर चीज में बाबरी ताला लगा देंगे, आप मुझे बताइए राम मंदिर पर बाबरी ताला कैसे लग सकता है? ये एक बिल्कुल सेंसलेस और बेसलेस बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन से, और मुझे तो समझ नहीं आता ये बीजेपी के प्रवक्ता हंसने आए हैं यहाँ पर या फिर डिबेट करने आए हैं? हंसे ही जा रहे हैं। नीति जी से एक सवाल हो जाए। ठीक है नीति जी, मैं आऊंगी, विनोद जी आऊंगी आपके पास, लेकिन नीति जी इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? क्योंकि जब विपक्ष कहता है कि देखिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी जाती है पीएम का चेहरा आगे करके और 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है। पीएम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। क्या इस चुनाव में ये तमाम मुद्दे नहीं है? निश्चित रूप से देखिए, पिछले 10 साल में भारत ने जो शक्ति देखी है, जो सक्षम और स्टेबल सरकार देखी है, जो आत्मनिर्भर भारत का विकास देखा है, जो भारत की समृद्धि देखी, आज भारत 5वीं बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बना है, और वो भी कोविड जैसे काल में और एक वॉर जोन से निकलते हुए भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है। तो निश्चित रूप से भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व में एक प्रकार से आइडल बनी हुई है। विपक्ष के साथ एक समस्या है, 400 से प्लस जो सीट्स के साथ आज कांग्रेस 44 और आज 52 पर आ गई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विपक्ष आज अगर एक गठबंधन कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा केंद्र, अगर उनका सेंटर पॉइंट देखेंगे तो राहुल गांधी जी की लीडरशिप को स्टैब्लिश करने में ही कांग्रेस का जद्दोजहद पूरा चल रहा है। कहीं से भी मोदी को काउंटर या उनके काम को कर नहीं पाए हैं, और बार बार बातचीत हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब 2014 में एंटी इनकम्पेंसी हुई थी तब भारत ने पूरा विश्वास दिखाया था, एक आशा के साथ नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट मिला था। उसके बाद जब 2019 में एक और विराट जीत एनडीए ने अर्जित करी तो कहीं ना कहीं वो विश्वास, और आज गारंटी की हम बात करते हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे देखिए एंटी मोदी लहर आपको कहीं नहीं मिलेगी। एंटी मोदी लहर नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो एनडीए का वोटर है वो इंटैक्ट है, लेकिन विपक्ष का जो वोटर है वो कंफ्यूज है, क्योंकि वहां पे ना स्टेबल नेतृत्व है, ना स्टेबल नीतियां हैं, और जहां तक नियत की बात है वो तो आज जो बात कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, तो इनसे पूछिए कि 1975 में जब पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, जब अपने अधिकारों का इंदिरा गांधी जी ने दुरुपयोग किया था, तब संविधान कहा था। ये सोचने वाली बात है कि आपका जो डिलीवरी अब तक की, आज तक ये ऐतिहासिक मैं आपको बता रही हूँ चुनाव रहेगा। जवाहरलाल नेहरू के समय जैसे कोई विकल्प नहीं था, आज भी 2024 में मोदी जी का विकल्प विपक्ष के पास है नहीं, और निश्चित रूप से मोदी जी मंगलवार को तीसरी बार दोबारा से शपथ ग्रहण के साथ, एक जवाहरलाल नेहरू का जो एक उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस रिकॉर्ड को ये आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। और भारत आज 2047 की बात कर रहा है। अगर मोदी जी अपने आज मेरी बहन बोल रही है कि वो एड्रेस नहीं करते, परीक्षा में चर्चा करते हैं, तो देश के युवा, जो लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्ग है, उसको एड्रेस करते हैं। अगर आज वो साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो विश्व पटल पे जो भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐतिहासिक निर्णय 370 और राम मंदिर जैसा अगर लिया गया है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट के अंदर लिया गया, और ये भी एनडीए जानती है, भारत बीजेपी जानती है कि वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इनस्टेबिलिटी की वजह से वो खंडित हो गई थी 13 दिन के अंदर। तो आज देश जानता है कि देश को एक स्टेबल और ताकतवर जो नेतृत्व की जरूरत है, और उसका विकल्प मोदी जी के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि जो वोटर है वो बहुत इंटैक्ट और बहुत साइलेंट तरीके से, मैं समझती हूँ अगर 400 का आंकड़ा मोदी जी ने दिया, देखिए मिनिमम 303 का, तो बीच एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण जारी है। 8 राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग, और दोपहर 1 बजे तक 40% मतदान पे दर्ज किया गया। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 35.65% वोटिंग हुई। हिमाचल में दोपहर के 1 बजे तक 48.63% मतदान हुआ। झारखंड में 1 बजे तक 46.8% का वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड हुआ है। ओडिशा में 37.64% है। पंजाब में 37.8%, यूपी में 39.31%,
पश्चिम बंगाल में 45.07% वोटिंग हुई है। तो 1 बजे तक दोपहर का जो मतदान प्रतिशत है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बताते चले कि 40% यहाँ पर वोटिंग हुई है। बिहार में 35.65%, यानी कि बिहार में अभी भी लोग बहुत सुस्त नजर आ रहे हैं। हिमाचल में 48.63% वोटिंग हुई है। हालांकि कई राज्यों की तुलना में हिमाचल में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई है। एक बड़ी वजह मौसम भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ है और लोग पहले निकल चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन अभी भी उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है जहां पर 45% वोटिंग हुई है। आयुष, बिल्कुल मैथिल साहब, आप काउंटर करना चाह रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर अगर बीजेपी हमलावर है, फैसलों को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला है, तो चुप भी है टीडीपी का जो स्टैंड उस पर। धन्यवाद। देखिए आयुष भाई, अभी आपने जो हमारी बहन है तनु, इनसे पूछा कि आखिर आपका इस पे क्या स्टैंड है, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए कि ओबीसी जो जारी किया गया है पिछले 10 साल के अंदर, वहाँ पर सर्टिफिकेट, उन सबको वो रद्द करते हैं, लेकिन साथ ही जो नौकरियां लग गई हैं उनको उन्होंने रद्द नहीं किया है। पहली चीज़ तो आप देखिए कितना बड़ा फेल्यूर पश्चिम बंगाल सरकार का है, और उनको नैतिकता के आधार पर पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि उनके सीधा सीधा ये जो है ना प्रश्न उठ गया क्रेडिबिलिटी पे, उनके प्रशासन पे। और आयुष भाई, ये जो हुआ है ना, ये कारण क्या है? ये कारण है रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों मैं फिर कह रहा हूं कि आप उस पर हमलावर होंगे, लेकिन आप टीडीपी के स्टैंड पर चुप नहीं, रहेंगे। तो टीडीपी के स्टैंड पे मैं आपको बता देता हूं ना, सुन लीजिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अगर उन्होंने अपना किसी चीज को ऐड किया है तो वो हमारी एनडीए की सरकार में वो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी जो एक सोच है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, हमारा जो सोच है कि संविधान सम्मत जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया जो संविधान है, उसके सम्मत जो कार्य है वही होना चाहिए। और एक और बात, ये कांग्रेस चिल्लाती रहती है संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। 42वां संविधान संशोधन किसने किया था, जिसके अंदर संविधान का 20% हिस्सा ही इन्होंने बदल दिया, साथ ही साथ उसकी प्रियम्बल को बदल दिया, उसकी आत्मा को बदल दिया। तो ये लोग खुद संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान के विरोध में। सूर्य प्रकाश जी, विजय राठी जी को भी चर्चा में लाते हैं। विजय राठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और साथ ही साथ ये आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, कहीं पर आप लोग साथ में रहते हैं, कहीं पर अकेले अकेले चुनाव लड़ते हैं। आखिर इतने कंफ्यूजन में जनता के बीच में कहाँ जाएंगे? एनडीए में तो चलो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, INDIA में क्या है? देखिए, सबसे हंसी की बात जब आती है, अगर कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर के, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप बोलिए जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं दूसरी पार्टी को कि ये धर्म की पार्टी, अरे ये दूसरी पार्टी है, ये वो है। ये सबसे बड़ी धर्म की उन्माद फैलाने वाली और मारकाट करने वाली पार्टी है। जब भी कहीं गड़बड़ होती है धर्म के साथ, तो इन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये हमेशा इसी कुड़क धांस में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ मारकाट हो जाए। इतिहास है इस हिंदुस्तान का। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे मानने वाले लोग अब देखिए कैसे कूदेंगे। तुम फिर गौरव को बाटों से पीट कर किन्होंने मारा था और किसका फोन आया था, उस थाने के अंदर की छोड़ दो इसको। और उसके बाद मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं का नरसंहार बैठ के बता दो मुझको, तुम भी उसी क्षेत्र से आते हो ना, तुम्हें पता है ना किस प्रकार से मुसलमानों को लखनऊ बुलाकर गले में माला डाली गई थी, पता है ना? अरे भैया सुनो, यहाँ नाली के सामने ना नंगाल की बातें मत किया करो, पहले आईना उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। दंगाई पार्टी आपके राज में इफ्तारी होती थी, अब करो ना इफ्तारी। सफाई के मौसम में सैकड़ों करोड़ की शराब तुम बहा देते थे, वहां पर मस्जिद में ठुमके लगवाते थे, लंदन से पत्ती मिलवाते थे। बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। लग गई मिर्च, मिर्च लग गई, मिर्च लग गई मिर्च बोलते ही। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब कुछ ही वक्त बाकी, एग्जिट पोल्स भी आएंगे शाम 5 बजे भारत 24 पर आप देखेंगे सबसे पहले सबसे सटीक एग्जिट पोल, और 4 जून को नतीजे भी आप सबसे पहले भारत 24 पर देख पाएंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया।